तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आज तक जो आपने देखा जन्म कुंडली के मुताबिक हमने तुला लग्न के कुंडली से पद लग्न बनाया। अगर आप पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपको पद लग्न का ज्ञान बड़े ही सरल तरीके से हो जाएगा। तो हमने पद लग्न बनाया तुला राशि के लग्न वाली, और उस लग्न के मालिक शुक्र से छठे घर को देखा तो पाया कि सिंह लग्न आता है पद लग्न में। अब पद लग्न से धन का विचार विशेष करते हैं और धन का खर्चा किन किन कार्यों में होगा, उसके शरीर पर अवस्थाओं के अनुसार चिन्ह क्या क्या होंगे, उसके जीवन में पिता का माता का इत्यादि कैसा सुख होगा। तो आइए हम चलते हैं पुनः उसी पद लग्न के ऊपर। पद लग्न यहां पर हमने पहले से रेडी किया हुआ है, आपको समझाने के लिए ये मेरा प्रयत्न है। तो कहीं भी बिल्कुल इधर उधर मत जाइए और देखिए ध्यान से, तभी समझ पाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक वीडियो को पूरे क्रम से देखिएगा, तभी पद लग्न की यह श्रृंखला आपके जेहन में दिमाग में बैठेगी। पद लग्न का जो फलादेश है बड़ा अद्भुत है। इस अद्भुत फलादेश के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। आप इसमें देख रहे हैं इस चार्ट में पद लग्न कुंडली, जो कि हमने इससे पहले तुला लग्न से ये पद निकाला। तुला लग्न की जन्म कुंडली से ये पद निकाला। अब हम यहाँ आपको ग्रहों के बारे में बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने किसी एक व्यक्ति की कुंडली ली है, आपने अपने जन्म कुंडली के मुताबिक आंकलन करना है कि आपके पद लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं। अब हम ग्रहों का फलादेश जैमिनी सूत्रम से जो लिया गया है वो बताने जा रहे हैं। याद रखिए, पद से द्वादश स्थान यानी 12वें घर में, जो कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, सूर्य शुक्र और राहु अगर इकट्ठे बैठे हों, इनमें से एक या दो भी स्थित हों तो मनुष्य का धन किधर जाता है? राजदंड इत्यादि में, टैक्स में, राजा के कारण व्यय होता है। अर्थात वो व्यक्ति, दूसरा कारण ये भी बनता है, मुकदमे दंड देने आदि में सरकार को रुपया देता है। यदि उक्त स्थिति में 12वें स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो उक्त फल निश्चित रूप से ही होगा, अगर चंद्रमा की दृष्टि यहां पर हो, यानी ये दंड देना पड़ेगा। चंद्रमा की दृष्टि ना होने पर फल प्राप्ति संदिग्ध समझनी चाहिए, यानी पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। यदि उक्त द्वादश स्थान में बुध बैठा हो 12वें घर में, तो मनुष्य अपने बंधु बांधवों के कारण अथवा झगड़े आदि के कारण अपना धन खर्च करता है, अर्थात गंवाता है। यदि उक्त स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो मनुष्य को भारी करों, टैक्स को चुकाने में अपने धन का व्यय करना पड़ता है। मंगल और शनि अगर बैठे हैं, दोनों में से या कोई एक, तो मनुष्य भाइयों के कारण धन गंवा देता है। यहां उक्त ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होने पर भी यही फल समझना चाहिए। अब पद से द्वादश स्थान में बताए गए ग्रह यदि पद से एकादश स्थान यानी 11वें स्थान में क्रमशः स्थित हों तो मनुष्य को उक्त स्थानों से राजा, बंधु, मित्र, भाई आदि से लाभ होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। जैमिनी सूत्र के मुताबिक यह फल प्राप्त होते हैं। 11वें घर में जितने ग्रह बैठेंगे उतना ही लाभ होगा, पर 12वें घर में ग्रह बैठना लाभकारक नहीं है। अब यहां जैमिनी सूत्र कहता है कि पद से 7वें स्थान में अगर राहु बैठ जाए या फिर केतु बैठ जाए तो मनुष्य को पेट के रोग होते हैं। चूंकि हमारी ये श्रृंखला चलती रहेगी पद लग्न की, और आप अपने पद लग्न के मुताबिक अपने कुंडली का फलादेश
मनोनुकूल देख सकते हैं। मेरा यह मंतव्य है। देखिए, पद लग्न से दूसरे स्थान में अगर केतु स्थित हो, दूसरा स्थान मीन्स जहां अच्छा लिखा हुआ है, अगर केतु स्थित हो तो मनुष्य के शरीर पर बुढ़ापे के चिन्ह बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को उम्र तो कम होती है लेकिन बुढ़ापे की निशानियां उनके चेहरे पर आ जाती हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपनी अवस्था से अधिक प्रतीत होते हैं। अच्छा, पद लग्न का धन स्थान और धन संपदा के बारे में क्या विचार किया जाए? धन स्थान दूसरा स्थान है जहां 6 लिखा हुआ है। यहां पर चंद्रमा, गुरु अथवा शुक्र, इनमें से कोई 2 या तीनों अगर पद लग्न से द्वितीय स्थान में स्थित हों तो मनुष्य श्रीमान अर्थात नामी गिरामी, प्रतिष्ठित, धनवान व्यक्ति होता है, संपत्तियों से युक्त होता है। मेरे विचार से तीनों ग्रहों के एकत्र होने पर धन संपदा अधिक होगी। तो ऐसी कई कुंडलियां हमारे समक्ष आती हैं जो देखने में ऐसे ही आती हैं। यहां हम आपको यह बात बता देना चाहते हैं कि ये पद लग्न बिल्कुल भिन्न क्रिया है, जन्म कुंडली से बिल्कुल भिन्न है और फलादेश बिल्कुल सटीक है। तो चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो पद से द्वितीय स्थान में यदि कोई भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह किंतु अपनी उच्च राशि में हो तो मनुष्य के पास अनंत संपत्ति, श्रीमंतता प्राप्त होती है। शेष धनप्रद ग्रहों का फल पूर्वोक्त कारकांश कुंडली के अनुसार समझना चाहिए। ये मैंने कारकांश कुंडली पहले निकाली है। आशय ये है कि कारकांश फल के प्रसंग में जो ग्रह स्थितियां धनप्रद मानी गई हैं वे ही यदि आरूढ़ लग्न में हो तो भी व्यक्ति को धनी बताना चाहिए। अब वो मैंने आपको पहले बताया था कारकांश के बारे में। जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको देखना होता है, कारकांश के अंतर्गत चर्चा कर रहा हूँ, जन्म कुंडली में देखना है कि सबसे अंश डिग्री किसकी, कौन से ग्रह की है। फिर उसके बाद उस ग्रह को नवांश कुंडली में आपने देखना है किस लग्न में है। फिर उस लग्न को एक अलग कुंडली चार्ट बना करके कारकांश कुंडली निकल आती है। जो ग्रह सबसे ऊंचा होता है वही कारकांश माना जाता है, अर्थात उसी के मुताबिक व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, व्यापार, क्रिया इत्यादि संपन्न होती है। ये पीछे हम विषय दे चुके हैं। अच्छा, सप्तम स्थान का पद, जैसे यहां पर शनि बैठे, यहां शनि की राशि कुंभ है, सप्तम स्थान का पद यदि पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में पड़ता हो तो मनुष्य धनाढ्य होता है। समझ लगी? पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण स्थानों में पड़ता हो तो मनुष्य धनाढ्य होता है, जैसा कि यहां केंद्र में है। तो सप्तम स्थान का पद लग्न पद से दुष्ट स्थानों में पड़ता हो, सप्तम स्थान का पद लग्न दुष्ट स्थानों में पड़ता हो, अर्थात 6, 8, 12 स्थानों में हो तो मनुष्य निर्धन होता है। वो कैसे? जैसे कि यह 11 जो पड़ा है शनि की राशि कुंभ, अगर ये 8वें चली जाती, 6ठे चली जाती, 12वें चली जाती, तो ऐसा कब हो सकता था? जब मीन लग्न होता तब ऐसा हो सकता था। तो सप्तम स्थान का पद यदि लग्न पद से केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण जैसे 5, 9 या उपचय 3, 6, 10, 11 स्थानों में पड़ता हो तो दोनों की परस्पर मैत्री होती है, पति और पत्नी में आपसी तालमेल बना रहता है। इसी सूत्र के आधार पर आप अन्य संबंधियों का भी विचार कर सकते हैं, जैसे पुत्र
स्थान का पद, यदि पद से उक्त स्थानों में हो तो पुत्र से अच्छे संबंध रहेंगे। इसी प्रकार पिता, माता, भाई, मित्र आदि के पद का भी विचार किया जा सकता है। इस विषय को आगे हम और लेकर के अच्छे से चलेंगे। यदि सप्तम स्थान का पद लग्न से छठे, आठवें या 12वें में पड़े तो दोनों पक्षों में शत्रुता या मनमुटाव समझना चाहिए। भाग्यशाली योग के बारे में अगर चर्चा करें पद लग्न के अंतर्गत, तो लग्न पद और लग्न पद से सप्तम स्थान, इन दोनों की अर्गला यदि बाधा अर्थात प्रतिबंध से रहित हो तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। तो हम समझते हैं कि शायद आपको यह विषय समझ में आया होगा। यह तो पद लग्न तक की हमने चर्चा की। अब आप लोग जहां पर रुक जाएं वहां पर अपने प्रश्न हमें करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर यथावत देने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। तो इस वीडियो में पद लग्न की चर्चा की है और गहरे से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पत्नी के संबंध को लेकर के चर्चा करेंगे। उपपद कैसे बनाया जाता है। याद रखिए, जन्म कुंडली में जो 12वां स्थान होता है यानी 12वीं राशि होती है, उस राशि का स्वामी 12वें घर से जितने घर आगे होगा वहां तक गिन लेने पर मान लो 12वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है, तो 12वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है तो 12 से 7 गिनेंगे, फिर 7 घर से फिर आगे 7 गिनेंगे, तो वहां पर जो लग्न आएगा उसी लग्न को उपपद लग्न समझेंगे। इस विषय को हम आगे वीडियो देंगे। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अतः हम इस वीडियो को यहाँ पर ही विराम देते हैं। उपपद लग्न और पद लग्न पर यह चर्चा जारी रहेगी। आपका अपना नेतृत्व भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है, आपका अपना विचार भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। प्रयास करेंगे आपके साथ चलने का और आपको अपने विचार बताने का। ये नहीं कि मैं विद्वान हूँ सो इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी विद्या के माध्यम से जितना आपको दे सकूं, सिखा सकूं, अच्छा है। तो बस लेते हैं विदा। सभी लोग मंगलमय जीवन जिए, सत्कर्म करें, धर्म करें, यही सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन की उपलब्धि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमो नारायण।